हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शुभ नर्सिंग ट्यूटोरियल। आज का हमारा टॉपिक है एड्स, HIV एड्स, जिसके बारे में आज हम पूरी डिटेल देखेंगे। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको मेरे चैनल पर मेडिकल, सर्जिकल, नर्सिंग के सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक की फुल एक्सप्लेनेशन मिल जाएंगे। चलिए तो हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए इंट्रोडक्शन। HIV एड्स जो है, आज उस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन देख लीजिए आप। सबसे पहले एड्स स्टैंड्स फॉर एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। जो एड्स है, एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। इट इज़ अ डिसीज कॉज्ड बाय द रेट्रोवायरस। यह जो डिसीज कंडीशन है एड्स, ये किस वजह से होती है, किस वायरस के कारण होती है? दैट इज रेट्रोवायरस। ठीक है, रेट्रोवायरस की वजह से जो एड्स है वो डिसीज होती है। ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस HIV, ठीक है, जिसे हम ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस भी कहते हैं। ठीक है, एंड कैरेक्टराइज्ड बाय immunosuppression that leads to opportunistic infection secondary to neoplasm and neurological manifestation। यह जो डिसीज कंडीशन है, इसमें क्या होता है, जो हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम है वो सप्रेस हो जाता है। ठीक है, कैरेक्टराइज्ड बाय इम्यूनोसप्रेशन, मतलब जो हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम है, जो हमारी बॉडी में किसी भी इन्फेक्शन से फाइट करने का काम करता है। ठीक है, हमारी बॉडी में जो इम्यून सिस्टम रहता है उसका वर्क क्या रहता है? जब भी हमारी बॉडी में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो रहा है तो उससे फाइट करने का काम करता है हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम। यदि डिसीज कंडीशन हो, एड्स HIV डिसीज कंडीशन होती है, तो हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो कैसा हो जाता है? सप्रेस हो जाता है। मतलब कि हमारे बॉडी में जो एबिलिटी होती है इन्फेक्शन से फाइट करने की वो कम हो जाती है। जब HIV एड्स जो है वो प्राइमरी कंडीशन में क्या करता है, हमारी बॉडी में इम्यून को, जो भी हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम है उसे सप्रेस कर देता है। लेकिन जब ये बहुत सीवियर फॉर्म में हो जाता है, सेकेंडरी कंडीशन आ जाती है, उस कंडीशन में क्या होता है, नियोप्लाज्मा और न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन की कंडीशन भी अराइज होती है। नियोप्लाज्म इट मीन्स कि हमारी बॉडी के जो टिश्यूज रहते हैं, सेल्स रहती हैं, वो क्या होने लगती हैं, एक्सेसिव ग्रोथ करने लगती हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में मैलिग्नेंट या बेनाइन ट्यूमर का फॉर्मेशन होने लगता है। ठीक है, नियोप्लाज्म हो सकता है या फिर न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन हो सकते हैं। ठीक है, न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन मतलब जो भी हमारा नर्वस सिस्टम है वो भी अफेक्ट होने लगता है। सीवियर फॉर्म में जब HIV एड्स जाएगा तो फिर उस कंडीशन में क्या होगा, हमारी जो बॉडी रहेगी उसमें नियोप्लाज्म की कंडीशन भी क्रिएट हो सकती है और न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन भी हो सकते हैं। ठीक, बाद आप डेफिनेशन देख लीजिए। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम एड्स इज अ क्रोनिक पोटेंशियल लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। जो एड्स है ये एक ऐसी डिसीज कंडीशन है जो कि क्रोनिक है। क्रोनिक और एक्यूट इट मीन्स, जैसा कि आप लोगों को पता है, एक्यूट मतलब क्या होता है, जब भी हमारी बॉडी में कोई डिसीज कंडीशन शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हो रही है, 7 डेज के, मतलब कि जो 7 डेज के अंदर अंदर ठीक हो जाती हैं, उन्हें हम एक्यूट डिसीज कंडीशन बोलते हैं। लेकिन क्रोनिक डिसीज कंडीशन कौन सी होती हैं? जो बहुत लंबे समय के लिए हो रही हैं, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होती हैं, उन डिसीज कंडीशन को हम बोलते हैं क्रोनिक डिसीज। तो एड्स जो है वो कैसी डिसीज कंडीशन है? क्रोनिक डिसीज कंडीशन है, मतलब लाइफ थ्रेटनिंग है, मतलब लंबे समय तक के लिए ये, इससे हमारी बॉडी को सफर करना पड़ता है। कॉज्ड बाय द ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। किसकी वजह से हो रहा है? ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस HIV की वजह से जो एड्स है ये डिसीज कंडीशन होती है। It damages the immune system and interfere body's ability to fight against the infection। इस डिसीज कंडीशन में क्या होगा, जो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम रहेगा वो डैमेज हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम का क्या वर्क रहता है कि यदि हमारी बॉडी में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो रहा है, कोई भी फॉरेन बॉडी हमारी बॉडी पर अटैक कर रही है, तो उससे फाइट करने का काम हमारा इम्यून सिस्टम करता है। लेकिन यदि जब हमारी बॉडी में HIV इट मीन्स ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस जब हमारी बॉडी में इन्वेड करेगा, तो हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो कैसा हो जाएगा? डैमेज हो जाएगा।
और यदि इम्यून सिस्टम डैमेज होगा तो हमारी बॉडी क्या करेगी, किसी भी इन्फेक्शन से फाइट नहीं कर पाएगी। के बाद हम देखेंगे इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ HIV। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, जब हमारी बॉडी में वायरस एंटर होने से लेके हमारी बॉडी में जब भी सिम्टम्स अराइज होंगे, फर्स्ट सिम्टम अराइज होने तक का जो ड्यूरेशन रहता है उसे कहा जाता है इंक्यूबेशन पीरियड। द इंक्यूबेशन पीरियड इज फ्रॉम HIV इन्फेक्शन टिल द डेवलपमेंट ऑफ एड्स। इट इज फ्रॉम अ फ्यू मंथ्स टू 10 years और इवन मोर। जब हमारी बॉडी में HIV वायरस एंटर होता है, उसके बाद इसका जो सिम्टम्स राइज होने के लिए कितना समय लग सकता है, कुछ महीने भी लग सकते हैं, फ्यू मंथ से लेके 10 year की ड्यूरेशन या फिर उससे ज़्यादा का समय भी हो सकता है कि हमारी बॉडी में उसके सिम्टम्स अराइज हो। मतलब हमारे बॉडी में वायरस तो एंटर हो चुका रहता है, लेकिन जब उसके सिम्टम्स अराइज होने में कितना टाइम लगता है, या तो कुछ महीने लग सकते हैं, 10 साल लग सकते हैं, या फिर कुछ उससे भी ज़्यादा समय लग सकता है। ठीक, It is estimated that 75% of people infected with HIV will develop it at the end of 10 years। ऐसे बहुत सारे 75% केसेस में ऐसा देखा गया है कि क्या होता है, जो वायरस है वो एंटर होने के 10 साल बाद तक के उसके जो सिम्टम्स हैं वो अराइज हो। इसके बाद आप ट्रांसमिशन देख लीजिए। HIV वायरस जो है वो किस तरीके से ट्रांसमिट होता है। जो HIV वायरस है ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन को किसी भी बॉडी फ्लूइड या सिक्रीशन के थ्रू ट्रांसफर होता है। ये ऐसी डिसीज कंडीशन नहीं है कि किसी को छूने से या खांसने या छींकने से ट्रांसफर हो। किस तरीके से ट्रांसफर होगी, ये बॉडी में जो भी सिक्रीशंस हैं, सपोज कि ब्लड है, सीमन है, ब्रेस्ट मिल्क है, इन सब के थ्रू ये जो है ट्रांसमिट होता है। तो जैसे फर्स्ट आप देख लीजिए अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स। HIV ह्यूमन इम्यूनो वायरस कैसे ट्रांसमिट होगा, यदि कोई इन्फेक्टेड पर्सन है जिसे ऑलरेडी इस वायरस से सफ़र कर रहा है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस से सफ़र कर रहा है, तो जो भी उसकी बॉडी का सिक्रीशन रहेगा उसके थ्रू ये ट्रांसमिट होता है। ठीक है, सीमन एंड सर्वाइकल सिक्रीशन जो है, यदि जो भी इन्फेक्टेड पर्सन रहेगा और यदि वो अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स करते हैं तो उसकी वजह से ये वन पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट होता है। फिर नेक्स्ट वन इज पेरेंट्रल ट्रांसमिशन। पेरेंट्रल ट्रांसमिशन मतलब कि जो भी ब्लड एक्सपोजर होने की वजह से ट्रांसमिट होना। जैसे यदि कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन है और पर्सन अफेक्टेड नहीं है और उसके बॉडी में इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड जो है वो ट्रांसमिट हो जाए किसी भी कारणवश, तो वो जो अनइन्फेक्टेड पर्सन रहेगा वो भी इन्फेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल आप देख लीजिए, शेयर ड्रग इंजेक्शन निडल्स। यदि कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन रहेगा जो भी HIV वायरस से ऑलरेडी सफ़र कर रहा है और उसका भी जो भी निडल वगैरह है, यदि वो अनअफेक्टेड पर्सन के ऊपर यूज़ हो जाता है तो वो उसके ब्लड से ट्रांसमिट हो सकता है। फिर नेक्स्ट वन इज चाइल्ड बर्थ। ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ भी HIV ट्रांसमिट हो सकता है। कैसे? एमनियोटिक फ्लूइड एंड वेजाइनल फ्लूइड से, क्योंकि जो भी ये वायरस रहेगा ये किसके थ्रू ट्रांसमिट हो रहा है, सिक्रीशन के थ्रू। चाइल्ड बर्थ भी जो है HIV ट्रांसमिट हो सकता है, क्योंकि जो भी बॉडी एमनियोटिक फ्लूइड रहेगा या वेजाइनल फ्लूइड है वो अगर बेबी उससे एक्सपोज्ड हो जाता है तो उससे भी ये ट्रांसमिट हो सकता है। नेक्स्ट वन इज ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग से भी जो HIV है वो ट्रांसमिट हो सकता है। अब इसके बाद आप साइन एंड सिम्टम्स देख लीजिए। साइन एंड सिम्टम्स ऑफ एड्स वाले पेशेंट रहेंगे, उनमें क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स प्रेजेंट रहते हैं वो देखेंगे हम। तो सबसे पहले फर्स्ट वन इज फ्लू लाइक सिम्टम्स रहेंगे, जैसे कि नॉर्मली फ्लू होता है, वायरल फीवर वगैरह होता है तो हल्का बुखार आना, सर्दी, नाक बहना, कंजेशन होना, ठीक है, इस टाइप के सिम्टम्स प्रेजेंट रहेंगे। फिर उसके बाद जो रहेगा लैक ऑफ एनर्जी, मतलब पेशेंट को थका थका फील करेगा, पेशेंट एनर्जी ज़्यादा नहीं रहेगी, उसमें काम करने की इच्छा नहीं होगी उससे ज़्यादा। फ्रिक्वेंट फीवर एंड स्वेट, मतलब जो पेशेंट रहेगा उसे हल्का हल्का बुखार रहता रहेगा होगा। स्वेट मतलब पसीना, नाइट स्वेटिंग होगी, पसीना आएगा। परसिस्टेंट स्किन रैशेज, उसकी बॉडी में क्या रहेंगे, रैशेज होने लगेंगे, ठीक है, स्किन रैशेज प्रेजेंट होने लगेंगे पेशेंट की बॉडी में। फिर नेक्स्ट वन इज शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, जो पेशेंट
पेशेंट में क्या रहेगा, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस के सिम्टम्स प्रेजेंट रहेंगे, मेमोरी जो है वो लॉस होने लगेगी, डिफ़िकल्ट और पेनफुल स्वेलोइंग। डिफ़िकल्ट और पेनफुल स्वेलोइंग इट मीन्स जब पेशेंट खाना खाएगा तो उसके गले में या जो भी फूड वो इनटेक करेगा तो उसे लीलने में क्या होगा, दर्द होगा या डिफ़िकल्टी होगी, ठीक है। नेक्स्ट वन इज कफ और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। पेशेंट को कफ बना रहेगा, सांस लेने में दिक्कत होगी। ये सारे साइन एंड सिम्टम्स एड्स वाले पेशेंट में प्रेजेंट रहेंगे। आप देख लीजिए कि हम डायग्नोसिस कैसे करेंगे। जब हमारे पास पेशेंट आता है तो हमें कुछ टेस्ट करने रहते हैं जिससे आइडेंटिफाई होता है कि पेशेंट को HIV एड्स है। तो उसके लिए हम कौन कौन से टेस्ट परफॉर्म करते हैं। फर्स्ट वन इज HIV एंटीबॉडी टेस्ट। जो भी ह्यूमन इम्यूनो वायरस है उसका एंटीबॉडी टेस्ट किया जाता है एंड वायरल एंटीजन टेस्ट। इन टेस्ट में क्या किया जाता है, सबसे पहले जो ब्लड है उसका सैंपल लिया जाए, फिर ब्लड सैंपल को लेने के बाद हम डिटेक्ट करते हैं कि एंटीजन और एंटीबॉडी जो है वो प्रेजेंट है क्या है या नहीं। जो भी एंटीजन एंटीबॉडी है वो प्रेजेंट है या नहीं ब्लड में, तो कोई भी सिक्रीशन लिया जाता है ब्लड और जो भी सैंपल लेके, जो भी एंटीबॉडी और एंटीजन है वो प्रेजेंट है या नहीं है। फिर नेक्स्ट वन इज डिटेक्शन ऑफ वायरल न्यूक्लिक एसिड इन ब्लड। ठीक है, इसमें भी क्या करते हैं, ब्लड का सैंपल लेके और फिर जो वायरस है उसका न्यूक्लिक एसिड जो है वो उसे डिटेक्ट किया जाता है। फिर नेक्स्ट वन इज डिटरमाइनिंग द CD4 काउंट टू असेस द डिसीज प्रोग्रेशन। CD4 काउंट जो है CD4 सेल्स जो है उनका काउंट डिटेक्ट किया जाता है, ठीक है। ब्लड का सैंपल लिया जाता है और फिर उसमें डिटेक्ट करते हैं कि जो CD4 सेल्स हैं वो कितनी है। जो नॉर्मल CD4 सेल्स हैं जो HIV एड्स वाले पेशेंट रहते हैं उनमें 200 से लेस देखने को मिलती है, ठीक है। होती है CD4 सेल्स जो हैं वो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं जो कि क्या करती हैं, HIV इन्फेक्शन होने पर जो भी एंटीजन रहता है उससे फाइट करने पर क्या होती है, इनका जो काउंट है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, ठीक है। CD4 सेल्स बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती हैं HIV एड्स होने पर, जिसकी वजह से क्या होता है वो सेल्स का डिस्ट्रक्शन हो जाता है और इनका जो काउंट है वो बहुत कम आता है। जब भी हम इसका सैंपल लेंगे तो HIV एड्स वाले पेशेंट्स में जो CD4 सेल्स रहेंगी उनका जो काउंट रहेगा वो कम रहता है। ये क्या हो जाता है, 200 सेल्स पर mm से भी कम का हो जाता है इसका काउंट। जब हम इसका टेस्ट करते हैं तो CD4 सेल का काउंट जो रहेगा वो 200 सेल्स पर mm से भी कम का काउंट इसमें डिटेक्ट होता है। तो उससे आइडेंटिफाई हो जाता है कि पेशेंट को किसी सीवियर फॉर्म का इन्फेक्शन हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी का जो क्लासिफिकेशन है उसमें कौन सी कैटेगरीज आएंगी, जैसे फर्स्ट वन इज न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। ये वाली मेडिकेशन जो है ये क्या करती हैं, जो भी ह्यूमन इम्यूनो वायरस है उसे रिप्लिकेट होने से प्रिवेंट करती हैं, ठीक है। जो वायरस है ह्यूमन इम्यूनो वायरस वो क्या करता है, अपनी कॉपीज बनाते जाते हैं और रिप्लिकेट करते हैं हमारी बॉडी में। तो ये जो मेडिकेशंस हम प्रोवाइड करते हैं एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, ये थेरेपी क्या करती हैं, जो वायरस है उसे रिप्लिकेट होने से प्रिवेंट करती हैं। इसके अंदर कौन कौन सी मेडिकेशन आ जाएंगी, ज़ाइडोवुडिन एंड स्टूवुडिन, ये मेडिकेशन इस कैटेगरी में आ जाएंगी। एक और कैटेगरी है दैट इज नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। ये वाली कैटेगरी में भी जो मेडिकेशन आती है उनका भी यही काम रहता है, जो भी वायरस है ह्यूमन इम्यूनो वायरस उसे रिप्लिकेट होने से प्रिवेंट करने का। और इसके अंदर जो मेडिकेशन आ जाएगी दैट इज नेविरपिन एंड नेक्स्ट वन इज प्रोटियस इनहिबिटर। प्रोटियस इनहिबिटर के अंदर जो मेडिकेशन है दैट इज सेक्यूनोवेज और इस मेडिकेशन का जो काम रहेगा वो यही है। ये सारी एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी जो है ये हम इसलिए देते हैं ताकि जो वायरस है उसका मल्टीप्लिकेशन ना हो, प्रिवेंट करने के लिए हम ये सारी मेडिकेशन जो है पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट वन इज प्रिवेंशन। अब हम देखेंगे कि हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं ह्यूमन इम्यूनो वायरस से। तो फर्स्ट वन इज यूज स्टैंडर्ड वर्क प्रिकॉशन। जब हम वर्क प्रिकॉशन इतनी जब भी हम अपने हॉस्पिटल में वर्क कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, किसी पेशेंट की HIV वाले पेशेंट को केयर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है, स्टैंडर्ड प्रिकॉशन मेंटेन करके रखनी है। जैसे कि फर्स्ट वन इज हैंड हाइजीन एंड पर्सनल प्रोटेक्टिव गियर।
मतलब कि हमें हैंड हाइजीन परफॉर्म करनी है जब भी हम पेशेंट को केयर दे रहे हैं, तो हमें बिफोर एंड आफ्टर हैंड वॉशिंग अच्छे से करनी है, पर्सनल प्रोटेक्टिव मेजर्स यूज़ करना है, ग्लव मास्क और जो भी ग्लव मास्क गाउन ये सारी चीज़ें हमें वियर करके ही पेशेंट के पास जाना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट वन इज़ प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट। जो भी बायोमेडिकल वेस्ट रहता है HIV वाले पेशेंट्स का, उन्हें हमें प्रॉपरली डिस्पोज करना है। उनकी जो भी सिरिंज नीडल्स वगैरह रहती हैं उन्हें अच्छे से हमें डिस्पोज करना है ताकि वो गलती से हमें स्टिक ना हो। फिर उसके बाद नेक्स्ट वन इज इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट HPV। जो भी हेपेटाइटिस के अगेंस्ट इम्यूनाइजेशन होता है वो हमें परफॉर्म कराना है। जो भी वैक्सीनेशन है हमें हेपेटाइटिस के अगेंस्ट वैक्सीनेशन करवानी चाहिए। इसके लिए हमें लोगों को अवेयर करना है। उसके बाद नेक्स्ट वन इज अवॉइड मल्टीपल पार्टनर। लोगों को अवेयर करना है कि वो मल्टीपल पार्टनर्स ना रखें, क्योंकि इससे भी जो है HIV एड्स फैलने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट वन इज नेवर शेयर नीडल्स। जो लोग भी ड्रग्स वगैरह लेते हैं तो उन लोग क्या करते हैं, नीडल्स शेयर करते हैं। तो हमें लोगों को अवेयर करना है कि वो नीडल्स शेयर ना करें, इससे भी जो है HIV ट्रांसमिट हो सकता है। अवॉइड अननेसेसरी ब्लड ट्रांसफ्यूशन। हमें अननेसेसरी ब्लड ट्रांसफ्यूशन नहीं करने की एडवाइस देनी है, लोगों को बोलना है कि और जब भी हम ब्लड ट्रांसफ्यूशन करते हैं जब किसी पेशेंट को, तो हमें इंश्योर करना है कि जो भी ब्लड है वो HIV फ्री हो। फिर उसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए, यूज स्टेराइल नीडल ईच टाइम फॉर इंजेक्शन। हम जब भी हम पेशेंट को मेडिकेशन करते हैं तो हमें इंश्योर करना है कि जो भी सिरिंज है वो एक ही टाइम यूज़ हुई हो। हमें एक ही सिरिंज को दूसरे पेशेंट्स पर इंजेक्ट नहीं करना है। ऑल प्रेग्नेंट वुमन शुड बी टेस्टेड फॉर HIV। जो भी प्रेग्नेंट वुमन्स रहती हैं हमें उनका पहले ही HIV टेस्ट करा लेना है, ताकि कि जो फीटस जो भी बेबी रहेगा उसमें मदर से HIV ट्रांसमिट ना हो, ताकि हम उसे पहले से ही प्रिवेंट कर सकें। इसलिए हमेशा प्रेग्नेंट वुमन का HIV टेस्ट हमें करवाना चाहिए। ऑल अबाउट HIV एड्स। तो इस अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरा वीडियो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको मेरे चैनल पर मेडिकल, सर्जिकल, नर्सिंग के सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक के वीडियोस मिल जाएंगे, और आपको पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मेरे चैनल पर मिल जाएंगे।